एक गांव था जहां बड़ी हवेली में राम प्रसाद अपने 3 बेटों के साथ रहता था। बड़े बेटे विक्रम और मझले बेटे मोहन दोनों सुंदर और चतुर थे, लेकिन सबसे छोटा बेटा किशन अनाथ, जिसका चेहरा बचपन की एक दुर्घटना में जल गया था। किशन, जरा अच्छे से मेरे पैर दबा, नहीं तो कोड़े से मारूंगा तुझे। जी भैया, दबा रहा हूं। इतना हल्के से क्या दबा रहा है? हाँ? जोर से दबा, बेकार कहीं का। जी भैया, माफ करना, अब ठीक से दबाता हूं। तो कुछ भी ठीक से नहीं कर सकता, भाग यहां से। तभी विक्रम ने अचानक से जोर से एक लात मारी और किशन फर्श पर गिर गया। उसी समय मोहन चाय का गिलास लेकर आ रहा था। अरे भाई, इसे गिराया क्यों? मैं तो इसे चाय पिलाने आया था। मोहन ने गरम चाय का पूरा गिलास किशन के चेहरे पर फेंक दिया। किशन दर्द से चीख उठा। ले, तेरा बदसूरत चेहरा ठीक हो जाएगा अब। अरे भाई, क्या इलाज किया है? दोनों भाई जोर जोर से हंसने लगे। तभी हवेली के अंदर से एक बुजुर्ग महिला की आवाज आई। ये क्या हो रहा है यहाँ? विक्रम, मोहन। किशन की सौतेली मां रुक्मिणी बाहर आई। उसने देखा कि किशन फर्श पर बैठा रो रहा है और उसके कपड़े चाय से भीगे हुए हैं। ये क्या बदतमीजी है? अपने छोटे भाई के साथ ऐसा सलूक? माँ, ये ठीक से काम नहीं करता है, इसे सिखाना जरूरी है। हाँ माँ, ये तो बेकार है, कुछ भी ठीक से नहीं कर पाता। चुप रहो दोनों, शर्म नहीं आती तुम्हें? अपने भाई को मारना पीटना, ये कोई इंसानियत है? रुक्मिणी ने किशन के पास जाकर उसे सहारा दिया और उठाया। बेटा उठो, चलो अंदर चलते हैं, मैं तुम्हारे घाव पर मरहम लगा दूंगी। माँ, मुझसे कोई गलती हो गई है क्या? नहीं बेटा, तुमसे कोई गलती नहीं हुई है। ये दुनिया जालिम है, लेकिन याद रखना, एक दिन तुम्हारा भी वक्त आएगा। भगवान देखता है सब कुछ। माँ को तो इसी बदसूरत से प्यार है, पता नहीं क्यों। अरे छोड़ो भाई, बूढ़ी है, उसे क्या पता है कौन लायक है कौन नहीं है। रुक्मिणी ने किशन के जले हुए हिस्से पर हल्दी का लेप लगाया। बेटा किशन, सुनो मेरी बात। ये तुम्हारे भाई और तुम्हारे पिताजी, ये सब तुम्हें कमजोर समझते हैं। तो क्या मैं सचमुच में कमजोर हूँ माँ? नहीं बेटा, तुम कमजोर नहीं हो, लेकिन अभी तुम्हें धैर्य रखना होगा। जब लोग तुम्हें कमजोर समझते हैं तो वो लापरवाह हो जाते हैं, और वही तुम्हारी ताकत बन सकती है। मतलब माँ? मतलब ये कि तुम्हें अभी चुपचाप सब सहना है, लेकिन आंखें और कान खुले रखना, सीखते रहना। एक दिन मौका आएगा और उस दिन तुम्हें पता चलेगा कि असली ताकत क्या होती है। तेरे भाइयों में कोई तेरा अपना नहीं है बेटा, ना विक्रम ना मोहन, और तेरे पिताजी तो बिल्कुल भी नहीं। मुझे पता है माँ। बेटा, तुझे शादी कर लेनी चाहिए। शादी? माँ, मुझ जैसे अनाथ बदसूरत से कौन लड़की शादी करेगी? कौन अपनी बेटी मुझे देगा? एक लड़की को मैं जानती हूँ। कौन है माँ? हाल ही में उसकी शादी हुई थी, पर शादी के दूसरे दिन ही उसका पति मर गया। तब से वो विधवा है। उसका नाम कमला है। लेकिन माँ, विधवा से शादी? बेटा, तो उसका हाथ थाम ले, तेरा भला होगा। मेरी तबीयत भी अब ठीक नहीं रहती, और मेरे बाद ये लोग तुझे जीने नहीं देंगे। तुझे एक साथी की जरूरत है जो तेरे साथ खड़ी रहे। अगर आप कह रही हैं माँ, तो मैं मान जाता हूँ। शाबाश बेटा, आज शाम ही चलते हैं उनसे मिलने। उसी शाम रुक्मिणी और किशन गांव के दूसरे छोर पर एक छोटे से घर के सामने पहुंचे। वहां एक साधारण सी लड़की कमला सफेद साड़ी पहने आंगन में बैठी थी।
पर वो दिखने में बहुत सुंदर थी। नमस्ते। अरे रुक्मिणी काकी, आओ बैठो, कैसे आना हुआ? मैं अपने बेटे किशन को लेकर आई हूँ, बात करनी थी। मैं किशन की शादी कमला से करवाना चाहती हूँ। कमला ने झटके से सिर उठाकर रुक्मिणी की तरफ देखा। उसकी आंखों में हैरानी थी। लेकिन बहन, कमला तो विधवा है और मैं जानती हूँ, लेकिन मेरा बेटा अच्छा लड़का है। वो कमला का ख्याल रखेगा और कमला भी किशन के साथ खुश रहेगी। बेटा किशन, तुम इसके लिए तैयार हो? जी काका। बहू, हम किशन को बचपन से जानते हैं, अच्छा लड़का है। क्या तुम उससे शादी करना चाहोगी? मैं तैयार हूँ पिताजी, अगर आप लोगों को कोई इतराज ना हो तो। अगर कमला को कोई आपत्ति नहीं तो हमें भी कोई आपत्ति नहीं है। हम अपनी बहू का भला चाहते हैं। हाँ बहन, हम इस रिश्ते के लिए हाँ कहते हैं। शादी जल्द ही करवा देंगे। भगवान आप सबका भला करे। मुझे बस इतना देखना था कि मेरे बेटे के लिए कोई साथी मिल जाए। कुछ दिन बाद एक छोटे से मंदिर में साधारण तरीके से किशन और कमला की शादी हो गई। सिर्फ रुक्मिणी, कमला के सास ससुर और कुछ गवाह मौजूद थे। शादी के बाद किशन कमला को अपनी हवेली लेकर आया। जब किशन कमला के साथ हवेली में दाखिल हुआ तो विक्रम और मोहन बरामदे में बैठे थे। कमला को देखते ही दोनों के मुंह खुले के खुले रह गए। ये कौन है? भैया, ये मेरी पत्नी कमला है। क्या? तेरी पत्नी? इतनी सुंदर लड़की तू जैसे बदसूरत से शादी करके आई हैं? राम प्रसाद भी बाहर आए। उन्होंने कमला को ऊपर से नीचे तक देखा। किशन, ये तेरी बीवी है? अरे तुझे इतनी सुंदर लड़की कैसे मिल गई? जी पिताजी, माँ ने रिश्ता तय किया था। अरे वाह, हमारे बदसूरत भाई की किस्मत चमक गई। लेकिन भाई, इतनी सुंदर बीवी लाकर करेगा क्या? हैं? खिलाएगा क्या? पत्थर चबाएगी बेचारी। हैं? चुप, दोनों चुप रहो। सब चुप हो गए। राम प्रसाद किशन के करीब आए और उसे घूरते हुए बोले, सुन किशन, अब तूने शादी कर ली है तो अब खेतों में तुझे दुगना काम करना पड़ेगा। जी पिताजी। इस लड़की का पेट पालना है तो मेहनत करनी पड़ेगी। सुबह 4 बजे से खेत में काम, समझा? जी पिताजी, समझ गया। अरे भाई, अब तो इसे दिन रात मेहनत करना पड़ेगा। बीबी सुंदर है लेकिन पेट तो भरना पड़ेगा ना। बेचारी, तुझे पता भी है तूने किससे शादी की है? अब पछताएगी। कमला ने सिर झुका लिया। उसकी आंखों में आंसू आ गए। किशन ने चुपचाप कमला का हाथ पकड़ा और उसे अंदर ले जाने लगा। तभी रुक्मिणी अंदर से बाहर आई। बस करो, तुम लोग कब तक इस बच्चे को तंग करोगे? तुम चुप रहो, तुमने ही यह सब करवाया है। हाँ, मैंने करवाया है और अच्छा किया। किशन अब अकेला नहीं है, उसके पास भी कोई अपना है। अपना? माँ, ये बदसूरत किसी का अपना कैसे हो सकता है? एक दिन तुम्हें पता चलेगा कि इस बच्चे में क्या दम है। उस दिन तुम्हें अपने किए पर पछतावा होगा। दम? इस बेकार में कौन सा दम है? बस माँ का लाडला है। रुक्मिणी किशन और कमला को लेकर अंदर चली गई। किशन की शादी के कुछ समय बाद रुक्मिणी की तबीयत बिगड़ने लगी। वो दिन ब दिन कमजोर होती जा रही थी। एक रात उसने अपने पति राम प्रसाद को अपने पास बुलाया। सुनो जी, मेरा अब ज्यादा वक्त नहीं है। ऐसी बातें मत करो,
ठीक हो जाओगी। नहीं, मैं नहीं ठीक होने वाली। लेकिन मरने से पहले एक बात कहनी है। बोलो। किशन को भी अपनी संपत्ति में हिस्सा देना। वो भी तुम्हारा बेटा है। अगर तुमने उसके साथ नाइंसाफी की तो मेरी आत्मा तुम्हें शांति नहीं देगी। उस अनाथ को संपत्ति, वो तुम्हारा खून है। कसम खाओ मुझे कि तुम उसे हिस्सा दोगे। रामप्रसाद ने मन मारकर हामी भर दी और इसी तरह दिन ब दिन बीत गए। उस बीमारी ने रुक्मणी को खत्म कर दिया। रुक्मणी की मौत के 1 महीने बाद रामप्रसाद ने अपने तीनों बेटों को बुलाया। गांव के पंच भी मौजूद थे। संपत्ति के बंटवारे का वक्त आ गया था। सुनो सब, आज मैं अपनी संपत्ति तीनों बेटों में बांट रहा हूं। बहुत अच्छा पिताजी। विक्रम, तुझे 50 बीघा उपजाऊ जमीन मिलेगी, वो जो नदी के किनारे वाली है। धन्यवाद पिताजी, वो सबसे अच्छी जमीन है। मोहन, तुझे 40 बीघा जमीन मिलेगी, वो बाजार के पास वाली। बहुत बढ़िया पिताजी। किशन चुपचाप खड़ा था, सिर झुकाए। सबको पता था कि उसे कुछ नहीं मिलने वाला, लेकिन रुक्मणी की कसम की वजह से रामप्रसाद को कुछ तो देना ही पड़ेगा। और तू किशन, तेरी माँ की कसम थी, इसलिए तुझे भी हिस्सा देना पड़ रहा है। तेरे लिए 5 बीघा जमीन है। वो जो गांव के बाहर पहाड़ी के पास बंजर जमीन है ना, वहां सिर्फ पत्थर और कंकड़ है। तेरे लायक वही है। विक्रम और मोहन जोर से हंसे। अब वो पत्थर तोड़कर पेट भरेगा बीबी के साथ मिलकर। लेकिन रामप्रसाद जी, ये तो बहुत कम है। बस मैंने जो दे दिया वो काफी है, इससे ज्यादा इसे कुछ नहीं मिलेगा। किशन बिना कुछ बोले वहां से चला गया। किशन अपनी पत्नी कमला के साथ उस बंजर जमीन पर एक छोटी सी झोंपड़ी बनाकर रहने लगा। चारों तरफ सिर्फ पत्थर और कंकड़ थे, कोई पेड़, कोई हरियाली नहीं। कमला उदास मन लेकर झोंपड़ी में बैठी थी। ये क्या जुल्म है? तुम्हारे पिताजी ने तुम्हारे साथ इतना बुरा किया। कमला, घबराओ मत। घबराओ मत? यहाँ तो सिर्फ पत्थर और कंकड़ हैं। हम क्या खाएंगे, कैसे जिएंगे? कमला, तुम्हें मुझ पर भरोसा है ना? हाँ, लेकिन तो बस भरोसा रखो, सब ठीक हो जाएगा। कमला ने किशन की आंखों में देखा। उसमें कोई डर नहीं था, बल्कि एक अजीब सा आत्मविश्वास था। कमला को कुछ समझ नहीं आया, लेकिन उसने चुपचाप सिर हिला दिया। एक रात किशन और कमला झोंपड़ी में बैठे थे। कमला उदास मन से खाना बना रही थी। तभी अचानक किशन के चेहरे पर एक अजीब मुस्कान आई। कमला, तुम्हें पता है मैं बदसूरत नहीं हूँ। क्या मतलब? किशन धीरे से अपने चेहरे की तरफ हाथ ले गया और एक पतली परत को खींचना शुरू कर दिया। वो एक नकली त्वचा थी जो उसने अपने चेहरे पर चिपका रखी थी। जैसे ही वो परत हटी, कमला की आंखें फटी की फटी रह गई। ये सब क्या है? तुम्हारा चेहरा तो बिल्कुल ठीक है, मैं कभी बदसूरत नहीं था कमला। लेकिन ये नाटक क्यों? तुमने सबको धोखा क्यों दिया? माँ रुक्मिणी ने मुझे बचपन में सिखाया था, जब दुनिया तुम्हें कमजोर समझे तो वही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बन जाती है। मतलब ये कि मैंने जानबूझकर खुद को बेचारा, मासूम, बदसूरत दिखाया। सबने मुझे कमजोर समझा, इसलिए मुझ पर कभी शक नहीं किया। उन्होंने मुझे कभी खतरा नहीं माना। तो अब क्या होगा? अब असली खेल शुरू होगा कमला। अब मैं उन सबको दिखाऊंगा कि किशन क्या है। कमला सन्न रह गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो किसके साथ रह रही है, एक मासूम बेचारे के साथ या एक
चतुर योजनाकार के साथ। अगले दिन सुबह किशन गांव के एक बूढ़े राजमिस्त्री गणपत के घर गया। गणपत पत्थरों का जानकार था और उसने अपनी जिंदगी पत्थरों के काम में बिताई थी। अरे किशन बेटा, कैसे आना हुआ? काका, मेरी जमीन पर बहुत पत्थर है, क्या आप इन्हें देखेंगे? मुझे समझ में नहीं आ रहा, क्या करूं उनका? हाँ बेटा, चलो देखते हैं। गणपत जब जमीन पर पहुंचा तो उसने पत्थरों को ध्यान से देखा तो उसकी आंखें चमक उठी। उसने एक एक पत्थर को छुआ, उस पर हाथ फेरा। अरे बेटा, ये साधारण पत्थर नहीं है। तो फिर क्या है काका? ये संगमरमर और ग्रेनाइट के प्राकृतिक भंडार हैं। ऐसे पत्थर शहरों में मंदिर, हवेली, बड़ी बड़ी इमारतों में लगते हैं। इसकी कीमत लाखों में है। सच में काका? लाखों में? अरे हाँ बेटा, तू बहुत भाग्यशाली है। अरे तुझे तो खजाना मिल गया है। किशन मुस्कुराया। उसे पहले से ही पता था, मां रुक्मणी ने मरने से पहले उसे ये राज बताया था कि इस जमीन के नीचे खनिज संपदा है। इसलिए उसने जिद करके ये जमीन किशन के नाम दिलवाई थी। लेकिन किशन ने सीधे खनन शुरू नहीं किया। उसके दिमाग में एक चाल थी। लेकिन काका, मुझे नहीं पता इनको कैसे बेचूं, और अगर पिताजी और भाइयों को पता चल गया तो? तो ठीक कह रहा है बेटा, सोच समझ कर करना। मैं सोचूंगा काका, लेकिन कृपया किसी को मत बताइएगा। अरे चिंता मत कर बेटा, मैं किसी को नहीं बताऊंगा। किशन वापस अपनी झोंपड़ी की तरफ चल दिया। उसके चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान थी। अब उसकी असली योजना शुरू होने वाली थी। रामलाल जी, मैं अपनी जमीन से पत्थर निकालना चाहता हूँ। हाँ तो निकालो ना, क्या समस्या है? लेकिन गुप्त रूप से। मुझे नहीं चाहिए कि मेरे परिवार को पता चले। गुप्त रूप से? लेकिन कैसे? आप रात में काम करवाइए, मुनाफा 50-50 बांट लेंगे। आधा मेरा, आधा आपका। ठीक है, मैं मान गया। कल रात से काम शुरू करते हैं। रामलाल मान गया। अगली रात से चुपके चुपके पत्थर निकलने लगे। रात में मजदूर आते, पत्थर तोड़ते और ट्रकों में भरकर शहर ले जाते। 3 महीने बीत गए। किशन रोज रात में काम देखता और दिन में अपनी झोंपड़ी में रहता। किसी को शक तक नहीं हुआ। एक रात रामलाल ने किशन को एक बड़ा थैला दिया। ये लो तुम्हारा हिस्सा, पूरे 10 लाख रुपए। शुक्रिया रामलाल जी। तुम्हारे जमीन सोने की खान है किशन। अभी और बहुत पत्थर बाकी है। हाँ, लेकिन अभी रुकते हैं, मुझे कुछ और काम है। किशन अपनी झोंपड़ी में आया। कमला हैरान थी जब उसने इतने पैसे देखे। किशन के पास अब 10 लाख रुपए जमा हो गए थे, लेकिन उसकी योजना अभी पूरी नहीं हुई थी। अगले हफ्ते किशन ने गांव में एक अफवाह फैलानी शुरू की। उसने कुछ गांव वालों से चुपके से बात की। काका, सुना है सरकार गांव के पास एक बड़ा हाईवे बना रही है। हाईवे बना रही है? सच में? हाँ, मैंने शहर में सुना। जल्द ही काम शुरू होगा। धीरे धीरे ये खबर पूरे गांव में फैल गई। सबसे पहले विक्रम और मोहन के कानों तक पहुंची। भाई सुना, गांव के पास हाईवे बन रहा है। सच में?
अगर हाईवे बना तो हमारी जमीन की कीमत 10 गुनी हो जाएगी। हाँ भाई, हम तो अमीर हो जाएंगे। अरे लेकिन अभी बेचना मत, कीमत बढ़ने दो। हाँ पिताजी, हम इंतजार करेंगे। कुछ दिन बाद एक अजनबी सौदागर गांव में आया। उसने मोटी दाढ़ी, चश्मा और शहर के कपड़े पहने थे। वो सौदागर असल में किशन ही था, लेकिन किसी ने उसे नहीं पहचाना। नमस्ते जी, मैं शहर से आया हूँ। मुझे यहाँ जमीन खरीदनी है। जमीन किस लिए? मैं हाईवे प्रोजेक्ट का ठेकेदार हूँ। मुझे जल्दी जमीन चाहिए। सरकारी काम है। आप अपनी जमीन बेच दो, मैं अभी नकद दे दूंगा। भाई कितने पैसे दोगे? तुम्हारी 50 बीघा के लिए 3 लाख और तुम्हारी 40 बीघा के लिए 2 लाख। बस अभी फैसला करो, मुझे जल्दी है भाई। भाई ये तो बहुत कम दे रहा है। लेकिन भाई नगद मिल रहा है और बाद में तो कीमत और बढ़ेगी, फिर सरकारी रेट मिलेंगे। सरकार चाहे तो इससे भी कम दे सकती है ना। ठीक है, हम बेचते हैं। विक्रम और मोहन लालच में आ गए। उन्होंने सोचा कि वो अच्छा सौदा कर रहे हैं, लेकिन असल में उन्होंने अपनी उपजाऊ जमीन औने पौने दाम में बेच दी। रामप्रसाद को जुए की लत थी, जो उसने सबसे छुपा के रखा था। किशन को यह बात पता थी। उसने गुप्त रूप से साहूकार मदन लाल से दोस्ती की। मदन लाल जी, मेरे पिता को जितना कर्ज चाहिए दे दो, मैं ब्याज संभाल लूंगा। अरे लेकिन क्यों? हैं? बस मेरा काम करो, आपका फायदा होगा। ठीक है। मदन लाल ने रामप्रसाद को जितना चाहा कर्ज देना शुरू कर दिया। रामप्रसाद जुए में सब पैसे हार जाता और फिर कर्ज लेता। 6 महीने में रामप्रसाद पर 10 लाख रुपए का कर्ज हो गया। एक दिन मदनलाल अपने आदमियों के साथ हवेली पर आया और जोर से दरवाजा खटखटाया। रामप्रसाद, अरे बाहर आओ। अरे क्या हुआ मदन लाल जी? तुम पर 5 लाख रुपए का कर्ज है, अभी चुकाओ वरना मैं तुम्हारी हवेली कुर्क कर लूंगा। पापा 5 लाख? लेकिन मेरे पास इतने पैसे कहाँ हैं? पिताजी, ये क्या हो रहा है? अरे हम कहाँ से लाएंगे 5 लाख? हाँ, अरे मुझे मेरे पैसे चाहिए, नहीं तो कल पंचायत बुलाकर हवेली नीलाम करा दूंगा। हाँ। तभी किशन वहां आया। उसके हाथ में एक थैला था। पिताजी, मैं आपका कर्ज चुका दूंगा। तो तेरे पास इतने पैसे कहाँ से हैं? मेरे पास है ना, लेकिन एक शर्त है, हवेली मेरे नाम करनी होगी। क्या ये नहीं हो सकता? पिताजी इसे हवेली मत दो। अरे लेकिन मेरे पास और कोई चारा भी तो नहीं है। रामप्रसाद के पास कोई रास्ता नहीं था। उसने कागजों पर दस्तखत कर दिए। हवेली अब किशन के नाम पर हो गई। विक्रम और मोहन सन्न रह गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि यह सब कैसे हो गया, और दोनों इतने लालची थे कि पैसे होने के बाद भी उन्होंने अपने पिताजी का कर्ज नहीं दिया और सब कुछ उनके हाथों से गया। एक दिन रामप्रसाद अपने कमरे से बाहर निकले। किशन बरामदे में कुर्सी पर बैठा था, कागजात देख रहा था। रामप्रसाद धीरे धीरे उसके पास आए। किशन, तूने ये सब कैसे किया? क्या पिताजी? इतनी कम उम्र में इतनी बड़ी संपत्ति, मेरी पूरी जिंदगी की कमाई तूने कैसे अपने नाम कर ली? पिताजी, आपने मुझे बदसूरत और बेकार समझा, इसलिए मुझे कभी खतरा नहीं माना आपने। मतलब? माँ रुक्मिणी ने मुझे सिखाया, दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है अंडर एस्टिमेशन। जब लोग तुम्हें कमजोर समझते हैं तो वे लापरवाह हो जाते हैं, और वही उसकी सबसे बड़ी गलती होती है। किशन ने धीरे से अपने चेहरे पर हाथ रखा और उस नकली जली हुई त्वचा की परत को निकाल दिया।
जो उसने इतने सालों से चिपका कर रखी थी। मैं कभी बदसूरत नहीं था पिताजी, बस एक अच्छा अभिनेता था। ये सब नाटक था? हाँ, और सबसे बड़ा पाठ, भाग्य वो नहीं जो मिलता है, भाग्य वो है जो बनाया जाता है। रामप्रसाद सन्न रह गए। उन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा था कि जिस बेटे को उन्होंने हमेशा कमजोर समझा वो इतना चतुर है।